हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया एक्ट जिसका कि नाम है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब ये एक्ट आपका राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में एक माइनर एक्ट के तौर पर आएगा, जिसको कि हमें, अगर हमने इसको कर लिया तो हमारे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो अब हम इस, क्योंकि ये माइनर एक्ट तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। और ये वाला जो हमारा एक्ट है इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको 6 से 7 सेशन के अंदर ये पूरा एक्ट करवा दूँ। तो उसी की सीरीज में आज ये हमारा पहला एक्ट होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा चैप्टर 1 के बारे में और इसका एक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा आज का एक्ट जिसका कि नाम है क्या, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्या नाम है? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब हर एक एक्ट का एक एक्ट नंबर होता है, उसको वो कौन से साल में पास हुआ है उस एक्ट का ईयर होता है। तो वैसे ही इसका भी एक ईयर है, एक एक्ट का नंबर है। तो देख लेते हैं। एक्ट नंबर 43, एक्ट नंबर 43 2005 में पास होने वाला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सन 2005 में पास होने वाला कोई एक्ट है और उस एक्ट का नंबर अगर 43 है तो वो एक्ट कौन सा माना जाएगा? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 माना जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का हमारा एक्ट नंबर क्या है? 43। कौन से साल में पास हुआ था? 2005 में। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है, कौन सी डेट को एनेक्ट हुआ था? 13 सितंबर 2005, ये इसकी एनेक्टमेंट डेट हो गई। अब हम देखेंगे कौन सी डेट को एनफोर्स हुआ था। 26/10/2006, 26 अक्टूबर 2006, ये इसको, इस डेट को एनफोर्स हुआ था। अब हम देख लेते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री से गवर्न होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हो गई इसकी कुछ बेसिक बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब क्योंकि हमने क्या देखा, एक्ट का नाम क्या देखा हमने? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब यहाँ पर एक तो हमने देखा वुमेन और एक देखा डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक्ट किस लिए बना होगा। ये एक्ट बना होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा किससे? जो भी उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है उससे। तो एक बार इसका प्रियम्बल देख लेते क्या कहता है। एन एक्ट टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ अ वुमेन। महिलाओं के अधिकारों को और सुरक्षित करने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अधिकार? जो उनको संविधान के अंतर्गत मिले हुए हैं। पहली बात, हु आर विक्टिम ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड अकरिंग विद द फैमिली। और कौन सी महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, कौन सी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गई है? जिन महिलाओं के ऊपर उनके घर के अंदर अत्याचार होते हैं, जिन महिलाओं के ऊपर उनके घर वाले उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, या उन घर वालों से संबंधित कोई लोग अत्याचार करते हैं, उन सभी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा हमारा चैप्टर 1। कौन सा होगा? चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 क्या कहता है? प्रिलिमिनरी के बारे में कहता है चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आज हम सिर्फ सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे और सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। आराम आराम से करेंगे, लेकिन ढंग से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो छोटी बनती है तो वीडियो छोटी बनेगी, बड़ी बनती है तो बड़ी बनेगी। टाइम का कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि आपको 3-3 घंटे ऐसा बिठा दूं और आपके समझ में कुछ ना आए। आधा घंटा, 40 मिनट इसमें आराम आराम से करेंगे ताकि आपके भी दिमाग में रहे और मेरे को भी बोलने में सही लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। क्या क्या बोला? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। और ये तो हर एक एक्ट का लगभग लगभग सेम ही होता है। तो देख लेते हैं इसको भी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।
इस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से जाना जाएगा। पूरे भारत में ये अब लागू हो गया है। कब से? 31/10/2019 से। कौन से एक्ट के बाद? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, 2019 के बाद। अब इसकी कहानी मैं आपको इससे पहले वाले एक्टों के अंदर बता रखा है, इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अब देखते हैं। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या थी, 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। इसमें भी आई थिंक आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 2 जो कि बात करेगा डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 2A से लेकर सॉरी, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शन 2A से लेकर 2T तक हमें डेफिनेशन दे रखी है। तो इसको अब सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि 2A से लेकर 2T तक हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है 2A, एग्रीव्ड पर्सन। कौन से पर्सन? एग्रीव्ड पर्सन। अब एग्रीव्ड पर्सन, अब क्योंकि हम एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें एग्रीव पर्सन भी कौन होगा? महिला होगी, वुमेन होगी। तो देख लेते हैं। एग्रीव पर्सन मींस एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद रिस्पोंडेंट। ऐसी महिला जो कि किसी रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है एंड who alleged to have been subjected to any act of domestic violence by respondent, या वो महिला किसी रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट उस रिस्पोंडेंट के द्वारा उस महिला पे हुआ है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कैटेगरी में आता है। ये बात समझ में आती है। अब इसमें हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। इसमें हस्बैंड की फैमिली और वाइफ भी हो सकते हैं। खाली हस्बैंड ही नहीं होगा, इसकी फैमिली भी इसमें आ सकती है। ये बात समझ में आती है। मतलब ऐसी महिला जो उस रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, या ऐसी महिला जिसके ऊपर अत्याचार किए गए हो, किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा। और वो अत्याचार कैसे हैं? जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमें दिए गए हैं उसके द्वारा। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखते हैं हमारी सबसेक्शन 2B के अंदर क्या बोल दिया गया। चाइल्ड, बच्चा कौन हुआ? जो भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा हुआ वो बच्चा हो गया। मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड एडॉप्टेड, स्टेप और फोस्टर चाइल्ड। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट आएगा कि जो सेक्शन 2B में चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है इस एक्ट के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होंगे? एडॉप्टेड बच्चे इंक्लूड होंगे, स्टेप बच्चे इंक्लूड होंगे और फोस्टर चाइल्ड इसमें इंक्लूड होंगे। और उनकी एज कितनी होगी? 18 से कम। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2C, कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर क्या होंगे? ऐसे ऑर्डर जो हमें सेक्शन 22 के अंदर दे रखे हैं। सेक्शन 22 जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, 2C कंपनसेशन, और कहाँ दे रखा है? सेक्शन 22 के अंदर। 2D कस्टडी ऑर्डर हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन 21 के अंदर। ये बात ध्यान रहेगी। कंपनसेशन सेक्शन 22 और कस्टडी सेक्शन 2D हमें कहाँ दे रखी है? सेक्शन 21 के अंदर। ये बात सब समझ में आती है। अब देखते हैं सेक्शन 2E। सेक्शन 2E कहता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होगी?
a report made in prescribed form on a receipt of a complaint of domestic violence from the aggrieved person. जब भी एग्रीव पर्सन, पर्सन कौन, महिला, जब भी कोई ऐसी महिला जिसके साथ घरेलू अत्याचार हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसने जब कंप्लेंट करी, उसके कंप्लेंट करने के बाद जो ऑफिसर आया, उसने जो रिपोर्ट बनाई जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, उसके कंप्लेंट के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई गई है, किसकी कंप्लेंट के आधार पर, जो भी एग्रीव वुमेन है उसके कंप्लेंट के आधार पर, तो उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलेंगे। ये बात समझ में आती है। सेक्शन 2F, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब घरेलू संबंध क्या होंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। मींस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या तो वो उस समय रह रहे हों या उससे पहले कभी रह चुके हों। खाली उस टाइम पे रहना जरूरी नहीं है, अगर पहले भी कोई रह चुका है और उसके दौरान कुछ हुआ है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। क्या है, लिव टुगेदर इन शेयर्ड हाउस, एक ही छत के नीचे दो आदमी या तो वर्तमान में रह रहे हों या फिर पहले रह चुके हों। when they are related by the consanguinity marriage or through a relationship in a nature of marriage, और वो खाली रहना किस तरीके का रहना, मैरिज की तरह रहना, पति पत्नी की तरह रहना, उसको ही बोलेंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए, जो कि मैरिज के तौर तरीकों की तरह रहे हों, उससे मिलते जुलते तरीके से रहे हों, उसी को बोलेंगे। और एडॉप्शन और आर फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली की हम बात करेंगे तो इसमें फैमिली मेंबर जो रहे हों वो किसकी तरह रहे हों, फैमिली की तरह रह रहे हो, उसकी बात कर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2G, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब वो होगा जो हमें इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में गिवन है, और सेक्शन 3 के अंदर भी हमें खूब सारी डेफिनेशन पढ़नी है, तो इसको भी हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, जो कि हमें सेक्शन 3 में डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 2H, डाउरी। डाउरी क्या हुआ, वही सेम मतलब हुआ जो कि सेक्शन 2 में दे रखा, किसके, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी का मतलब हुआ जो भी हमें डोहरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में दे रखा है, वही मतलब होगा सेक्शन 2H डाउरी का। यहां तक बात हमें समझ में आती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 2I। सेक्शन 2I में कह दिया मजिस्ट्रेट कौन होंगे, मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो भी एरिया होगा, अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन हुआ तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो कि अपनी पावर किस तरीके से करेगा, सीआरपीसी के अंतर्गत। ये भी बात समझ में आती है। एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर सीआरपीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इन द एरिया वेयर द एग्रीव पर्सन रिजाइड्स टेम्परेली, किस एरिया में, जहां पर वो एग्रीव पर्सन कौन, महिला, टेम्परेरी तौर पर वहां पर रहती हो, या किसी और तरीके से, या फिर जो रिस्पोंडेंट वहां पर रहता हो, या जहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन से एरिया का, जिस एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है, जिस एरिया में वो रिस्पोंडेंट रहता है, जिस एरिया में वो महिला रहती है, या जिस एरिया में वो काम हुआ है, उस एरिया का या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने अधिकार किस तरीके से इस्तेमाल करता है, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे मजिस्ट्रेट। ये बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2J, मेडिकल फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। अब ये मेडिकल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा, राज्य सरकार। अब जब वो राज्य सरकार को ही प्रोवाइड करवानी है तो इसके बारे में नोटिफिकेशन भी कौन जारी करेगा, समय समय पर राज्य सरकार करेगी। देख लेते हैं। सच फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट, जो भी राज्य सरकार इस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन में
एज अ मेडिकल फैसिलिटी जारी कर देगी, वही क्या मानी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी मानी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2 के अगर हम बात करें सेक्शन 2 के की, तो इसमें बोल दिया गया मॉनेटरी रिलीफ। क्या होगा? ये मॉनेटरी रिलीफ एक तरीके का कंपनसेशन है, जो कौन दिलवाएगा? मैजिस्ट्रेट दिलवाएगा बाय ऑर्डर। किससे दिलवाएगा? रिस्पोंडेंट से दिलवाएगा। और वो रिस्पोंडेंट किसको पे करेगा? किसको करेगा? एग्रीव पर्सन को करेगा। देख लेते हैं। द कंपनसेशन विच द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर टू द रिस्पोंडेंट टू पे टू द एग्रीव पर्सन। ऐसा कंपनसेशन जो एक मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि रिस्पोंडेंट को कि आप ये अमाउंट किसको देंगे? एग्री पर्सन को देंगे। अब ये क्या किसी sorry, अब ये अमाउंट क्या किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है? हाँ सर। एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग ऑफ एनी रिलीफ। जब किसी रिलीफ की एप्लीकेशन लगा रखी है, उसके दौरान किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है। क्यों दिया जाएगा? टू मीट द एक्सपेंस इंकर्ड एंड द लॉस सफर्ड बाय द एग्री पर्सन। जो भी उस हादसे से उस एग्री पर्सन को लॉस हुआ है, या जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या जो भी उसके आ रहे हैं खर्चे आ रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको झेलने के लिए, जो कि वो हादसा कैसा होगा? जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से उत्पन्न हुआ होगा। ये बात भी समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2N। नोटिफिकेशन means a notification published in the official gazette of the expression notified shall be construed accordingly। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसको हम बार बार नहीं देखेंगे। सेक्शन 2M प्रिस्क्राइब, ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसको भी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। बस 2M में हमें देखना है प्रिस्क्राइब। अब देखते हैं 2N। 2N में क्या बोल दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर वही होगा जो कि एक राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। कौन सी सरकार अपॉइंट करेगी? राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत करेगी? सेक्शन 8 क्लॉज सबसेक्शन 1 के अंदर। क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफिसर पहली बात अपॉइंट कौन करेगी? राज्य सरकार। और कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। यहां तक हमें बात क्लियर है? अब हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफिसर तो हो गया 2N। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर वो हो गया 2O। कौन सा ऑर्डर? जो भी ऑर्डर हमें सेक्शन 18 के अंतर्गत मिलेगा, वो होगा हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर। सेक्शन 18 के अंतर्गत मिलने वाला कोई भी ऑर्डर क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा। ठीक है। सेक्शन 2P रेजिडेंस ऑर्डर। जो भी हमें सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ऑर्डर मिलेगा, वो होगा हमारा रेजिडेंस ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत मिलने वाला ऑर्डर क्या होगा? रेजिडेंस ऑर्डर होगा। ये बात ध्यान रखना। अब हमने सबसे पहले बात की थी कौन सा पर्सन? एग्रीव पर्सन। अब हम देखेंगे रिस्पोंडेंट कौन होता है। रिस्पोंडेंट 2Q, एग्रीव पर्सन 2A। देखते हैं। रिस्पोंडेंट एनी एडल्ट मेल। पहली चीज कौन होना चाहिए? एनी एडल्ट मेल। आगे, हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद एग्रीव पर्सन। अब मेल है तो ऑब्वियस बात है वो पत्नी तो होगा नहीं, किसी की पति ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ऐसा कोई मेल जो किसी पत्नी का पति हो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, या फिर एंड अगेंस्ट होम एग्री पर्सन हैज सोट एनी रिलीफ अंडर दिस, या कोई ऐसा आदमी जिसके खिलाफ में एग्री वुमन ने रिलीफ मांगा हो इस एक्ट के अंदर, तो वो कौन होगा? रिस्पोंडेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडेड दे दिया, वो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द एग्रीव्ड वाइफ और अ फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज may also file a complaint against a relative of a husband or the male partner। मतलब इसमें साफ साफ कह दिया गया
कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है तो उस केस के अंदर जो एग्रीव महिला है वो उस हस्बैंड के खिलाफ तो केस दायर करेगी, साथ में यदि वो चाहे तो उस हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सेक्शन 2R, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वही होगा जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर रजिस्टर्ड होगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी एंटिटी रजिस्टर्ड है वो हम सेक्शन 2R में क्या मानेंगे, सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2S, जो कि बात करेगा शेयर्ड हाउस होल्ड। कौन सा हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या होगा वो देखते हैं। A household where the person aggrieved live or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent। जो भी ऐसा एग्रीव पर्सन है जो उस घर में रहा हो, किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ रहा हो, ठीक है। एंड इंक्लूड सच हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टेन, अब वो चाहे उसका खुद का हो, चाहे किराए का हो, चाहे उन्होंने जॉइंटली मिलके लिया हो, चाहे उन्होंने जॉइंटली मिलके किराए पे लिया हो, ठीक है। और ओन्ड और टेनेंट बाय आइदर ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आइदर द एग्री पर्सन और मतलब उन दोनों ने मिलके जॉइंटली भी किराए पे लिया हो या मिलके खरीदा हो, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जिसके अंदर हैव एनी राइट, any title, any interest, any equity includes such household which may belong to the joint family। जो भी ऐसा हाउसहोल्ड जो जॉइंट फैमिली से भी बिलोंग करता है वो भी इसके अंदर आएगा। अगर मान लो कोई ऐसा हाउस होल्ड है जिसके अंदर रिस्पोंडेंट के फैमिली मेंबर भी हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वो हाउस होल्ड भी इसके अंदर आएगा, irrespective of the fact whether the respondent or aggrieved person has any right। अब इस बात से मतलब नहीं है कि वो जो हवेली है उस रिस्पोंडेंट की पुश्तैनी हवेली है तो उसमें उसका राइट नहीं है। अगर वो साथ उस हवेली में रहे हैं तो भी माना जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2T, आज का लास्ट हमारा सेक्शन, जो कि बात करेगा हमारा किसकी, शेल्टर होम के बारे में। किसके बारे में, शेल्टर होम के बारे में। शेल्टर होम, any shelter home as may be notified by the state government as shelter home for the purpose of this। जिस भी होम को किसी राज्य सरकार ने शेल्टर होम की तरह नियुक्त कर रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, शेल्टर होम बोलेंगे। हमने आज चैप्टर 1 प्रिमिलरी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डिस्कस किया है और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सरल भाषा में इसको समझा सकूं। हालांकि इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं, हमें याद करने पड़ेंगे। आपको मैं सिंपल बात बता दूं। और आज हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। हम कल वाले सेशन से चैप्टर 2 से आगे फर्दर करेंगे। चैप्टर 2 हमारा सेक्शन 3 होगा, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आने वाली वेरियस डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कल हम अब हम इस वाले एक्ट को भी 6 से 7 सेशंस के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा ये 6th या 7th एक्ट खत्म हो जाएगा 7 दिनों के अंदर अंदर। तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कुछ कमी है तो उसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और जब आप डिसलाइक करें तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसमें ये कमी है जिसको आगे मैं ठीक कर सकूँ। तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।